सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है नई वीडियो में। तो फिर बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ तो आज हम बात करने वाले हैं वंस अगेन रिज़ाइन के ऊपर। ठीक है, रेजिग्नेशन प्रोसेस और रिज़ाइन कब, कैसे और किस टाइम करना चाहिए, और रिज़ाइन का प्रोसेस क्या हो सकता है। ठीक है, नोटिस पीरियड हो गया, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया आपका। इन सब सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। बेसिकली जब हम NBFC, MFI या फिर प्राइवेट बैंक में जॉब करते हैं तो सबसे ज़्यादा रिजाइन डलते हैं प्राइवेट बैंक्स में। ठीक है, प्राइवेट बैंक में जो ठीक है अट्रेशन रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो चाहे वो आपके HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, या एक्सिस, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक। ठीक है, तो अट्रेशन रेट ज़्यादा हाई रहता है क्योंकि रिज़ाइन ज़्यादा रहते हैं। तो रीज़न क्या रहता है रिज़ाइन का, आप भी कमेंट करके बताइएगा जो लोग काम कर रहे हैं, ताकि नीचे जो फ्रेशर्स हैं, जूनियर्स हैं, उनको हेल्प हो सके। बाकी कुछ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा क्योंकि ऑलरेडी मुझे NBFC, MFI और फिर बैंकिंग सेक्टर का एक्सपीरियंस है। 2 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस ओवरऑल काउंट हो चुका है। तो कुछ मैं आपको पर्सनल हिंट सजेशन देना चाहूँगा। ठीक है, रिज़ाइन करते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, रेजिग्नेशन प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, और फाइनल फाइनल सेटलमेंट कितने दिन में हो जाता है। ठीक है, कैसे आप अपना PF क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना PF निकाल सकते हैं रिज़ाइन देने के बाद किसी भी प्राइवेट बैंक का। ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें हम कवर कर लेंगे। तो वीडियो में एंड तक बनी रहिए। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इफ़ यू आर वर्किंग इन प्राइवेट बैंक्स, NBFC, MFI, फाइनेंस सेक्टर। तो बात कर रहे थे रेजिग्नेशन प्रोसेस की इन प्राइवेट बैंक, आप कैसे करना चाहिए। ठीक है, और बेस्ट टाइम क्या होता है रिज़ाइन करने का, किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखें रिज़ाइन देने से पहले, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट एट ऑल। ठीक है, तो ठीक है, आज हम रिज़ाइन की बात करेंगे, आज हम FNF की बात करेंगे, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, देन और टाइम कौन सा अच्छा रहता है रिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, और क्यों सबसे ज़्यादा रिज़ाइन डलते हैं, एक बहुत सारी मेरे पास क्वेरीज आती हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे जब आप एज अ बैंकर ज्वाइन करते हो, अब बैंकर में आपका कोई सा भी पोस्ट हो सकता है आप RO रिलेशनशिप ऑफिसर, RM, ठीक है, SO रिलेशनशिप मैनेजर, ठीक है, सेल्स ऑफिसर, या फिर अदरवाइज कोई भी PB हो गया, पर्सनल बैंकर, कोई भी आप मतलब एज अ बैंकर ज्वाइन करते हो। ठीक है, तो ट्राई कीजिए। सबसे पहला आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, रिज़ाइन के बारे में बता रहा हूँ। ट्राई कीजिए कि देखिए, सबसे ज़्यादा रिज़ाइन डलने का रीज़न मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, दो होते हैं। अब वीडियो में ही बता दूंगा। एक तो होता है आपका सेल्स का टारगेट प्रेशर को लेकर। ठीक है, सेल्स टारगेट प्रेशर। दूसरा भाई एक रीज़न होता है बिहेवियर को लेकर। ठीक है, ये दो ही रीज़न होते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आप जब रिज़ाइन करते हैं तो हमें कितने टाइम तक सर्वाइव करना चाहिए, यानी कितने टाइम तक हमें एक जॉब को कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि रिज़ाइन देने के बाद हमें इंस्टेंट एक अच्छी जॉब मिल सके और कुछ हमारा एक्सपीरियंस काउंट हो। तो कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं ना, 1 मंथ में भी रिज़ाइन कर देते हैं। सबसे पहले तो कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये मैं पॉइंट बन नहीं ले रहा हूँ, उसको नॉर्मली बता रहा हूँ। 1 मंथ में कभी रिज़ाइन नहीं करना चाहिए। ठीक है, वहीं उसके बाद एक क्या होता है ना, रिज़ाइन जो करते हैं कैंडिडेट, वो बिना इन्फॉर्म किए रिज़ाइन कर देते हैं, मतलब छोड़ दिया, जा ही नहीं रहे हैं। ठीक है, इन्फॉर्म जब आप नहीं करते हैं वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या होता है, ठीक है, रिज़ाइन करने का सबसे बड़ा एक रीज़न जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक तो 1 मंथ में कभी रिज़ाइन ना करें। दूसरा, विदाउट इन्फॉर्मेशन, आप बिना इन्फॉर्म करे रिज़ाइन ना दें। ठीक है, एकदम से लीव ना करें। ठीक है, ये सब मैं चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, मिनिमम कितने टाइम आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात कर लेते हैं इसी चीज़ पर। ठीक है, देखिए, अकॉर्डिंग टू मी, जब आप एज अ बैंकर जाते हो, चाहे फिर वो आप बैंक में जा रहे हो डियर, ठीक है, या फिर आप NBFC, MFI, ठीक है, या फिर आप कोई भी फाइनेंस सेक्टर में जब आप जाते हो, मतलब मुझे जितनी नॉलेज है वो ज़्यादातर फाइनेंस की है। ठीक है, जब आप फाइनेंस सेक्टर में जाते हो तो एक चीज़ ध्यान रखिए, पहला पॉइंट, मिनिमम 1 ईयर सर्वाइव करने की कोशिश कीजिए, एटलीस्ट 1 ईयर। 1 ईयर का एक्सपीरियंस बड़ा ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, 1 ईयर एक्सपीरियंस थोड़ा बेस्ट मानते हैं हम लोग, क्योंकि 1 ईयर में जब आप सामने किसी इंडस्ट्री में जाते हो, किसी दूसरी इंडस्ट्री में जब आप 1 ईयर एक्सपीरियंस पे जाते हो तो आपको बहुत जल्दी चांस मिलता है, क्योंकि आपको तब तक एक अच्छी नॉलेज हो जाती है। ठीक है, तो 1 ईयर ट्राई कीजिए। अगर 1 ईयर नहीं हो पा रहा है इन केस टारगेट प्रेशर की वजह से, तो मिनिमम 6 मंथ एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। ठीक है, 6 मंथ एक्सपीरियंस आपका एवरेज माना जाता है, और एवरेज एक्सपीरियंस भी अच्छा काउंट होता है। ठीक है,
अच्छा एक्सपीरियंस काउंट होता है, ठीक है। बेस्ट का तो फिर बात ही कुछ और है, ठीक है, आपको अच्छा मिलेगा। एवरेज एक्सपीरियंस में भी आप कह सकते हो ओवरऑल ठीक है, ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस माना जाता है, ठीक है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट हाँ एवरेज होता है, इतना तो सर्वाइव करना चाहिए, चाहे फिर आप ठीक है कितना भी ब्रांच में हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा बैंक में मैं मानता हूँ प्रेशर रहता है, जो भी एक ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट में। अगर ब्रांच में हैं आप, बहुत ज़्यादा टारगेट प्रेशर आ रहा है, फिर भी आप एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि 1 ईयर या फिर 6 मंथ, 6 मंथ बाद भी आप कहीं जाते हैं तो आपका शॉर्ट लिस्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब दूसरा, जब हम रिज़ाइन देते हैं तो कुछ कैंडिडेट क्या गलती करते हैं, ठीक है, वो आपको कभी नहीं करनी चाहिए, कोई भी कैंडिडेट हो एज अ बैंकर, कभी भी आप बैंक लोन करें, NBFC कुछ भी जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा है विदाउट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, विदाउट इन्फॉर्म किए, ठीक है, आप कभी भी रिज़ाइन ना दें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए विदाउट इन्फॉर्मेशन जब आप रिज़ाइन करते हैं तो क्या क्या इम्पैक्ट आपको फेस करने को मिलता है। सबसे पहले जो आपका रहता है कि एक तो आपका जो एक्सपीरियंस लेटर होता है वो आपको रिसीव नहीं होता। दूसरा सबसे बैड इम्पैक्ट रहता है एक्सपीरियंस लेटर रिसीव नहीं हुआ। दूसरा आपको फिर टर्मिनेट का मेल आता है, जब आप जा ही नहीं रहे, अटेंडेंस नहीं लग रही है तो टर्मिनेट का मेल आ जाता है, जो सबसे बेकार है, कभी नहीं करना चाहिए। तीसरा क्या इश्यू खड़ा हो सकता है, रिलीविंग लेटर, ठीक है, रिलीविंग लेटर नहीं आता है। अब सपोज कीजिए आपने काम किया, ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, एग्जांपल बहुत ज़रूरी है लाइफ में। आपने काम किया 6 मंथ, मान लीजिए आपने काम किया, अब कोई ज़्यादा टारगेट प्रेशर आ गया और आपने बिना इन्फॉर्म किए लीव कर दिया, ठीक है, मतलब आप गए नहीं, आपको लगा नहीं जाएंगे, हम लीव कर दे रहे हैं, टेंशन ही ख़त्म। इस केस में एक तो आपको ना तो एक्सपीरियंस लेटर रिसीव हो रहा है, ना ही एक तो टर्मिनेशन का इश्यूज आ जाता है, वहीं पे आपका रिलीविंग लेटर बिल्कुल आपको रिसीव नहीं होता है। अब क्या होता है, जब आपको ये तीनों चीज़ें नहीं आती हैं, अब नेक्स्ट आप जब कोई नेक्स्ट इंडस्ट्री में जाते तो वहाँ पे आपका BGB, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है आपकी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। अब लास्ट ऑर्गेनाइजेशन का जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा और आपने वहाँ एक्सपीरियंस दिखाया, आप नहीं भी दिखाएंगे, ठीक है, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता दे रहा हूँ, ब्रैकेट में बहुत कैंडिडेट सोचते हैं, अगर हम कुछ कैंडिडेट सोचते हैं सर हम एज अ फ्रेशर चले जाते हैं, हमने 5-6 मंथ काम किया, 2-3 मंथ काम किया, ठीक है, आप बताइए हम एक्सपीरियंस नहीं दिखा रहे हैं। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं दिखा रहे हो तब भी आप एक चीज़ याद रखिए, जब आपका PF कटना है ना, और सारी चीज़ें पैन कार्ड से आजकल अटैच रहती हैं, और जब आप नई इंडस्ट्री में जाते हो और वहाँ पे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है तो वो आपका सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं। वो इसीलिए पैन कार्ड लेते ही हैं कि वो आपका ट्रैक कर सके, बच्चा हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा, कोई कैंडिडेट आ रहा है हमारे पास झूठ तो नहीं बोला। अब उन्होंने ट्रैक कर लिया आपका PF अकाउंट, उन्हें पता चल गया 3-4 मंथ काम किया है और A to Z किस इंडस्ट्री में इसने काम किया है, वहाँ पे कॉल जाएगा, वेरिफिकेशन कॉल या फिर मेल जाएगा, कॉल या मेल जाएगा। और वहाँ बात हुई, उन्होंने बोला इस कैंडिडेट ने हमें बिना इन्फॉर्मेशन दिए, ठीक है, छोड़ दिया, कोई उसके बाद मतलब कोई ना कॉल ना मेल, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो इस केस में हमने उसको टर्मिनेट किया था, ब्लैक लिस्ट की। टर्मिनेट होने के बाद आप पता क्या होते हैं, ब्लैक लिस्ट भी होते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। कई कैंडिडेट आज बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। नेक्स्ट जब ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, कंपनी में जाते हैं, इंडस्ट्री में, सेक्टर में, तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में उनको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, महीनों वेट करते हैं, ऑफर लेटर नहीं आ रहा, बाद में पता चलता है यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड, थैंक यू फॉर योर टाइम एट ऑल, ठीक है, तो आप ब्लैक लिस्ट कर दिए जाते हैं। अब जब कॉल जाता है वेरिफिकेशन आपके प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे मैंने आपको बोला लास्ट ऑर्गेनाइजेशन को, क्लियरली वो मना कर देते हैं कि इज़ नॉट अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है, जी हमारी कॉल नहीं उठा रहा है, मेल नहीं किया, बिना बताए छोड़ दिया। तो अब नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रैक कर लिया PF, अब वो पहले तो आपसे पूछेंगे, एक आपसे आस्क करेंगे, ठीक है, आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। अब आप इस केस में क्या जवाब दोगे बताइए। आप बोलोगे कि वहाँ पे जो मैनेजर थे या BM थे या जो मेरे रिपोर्टिंग अथॉरिटी थे, TL थे, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था, वो तो बोलेंगे यार ये तो यहाँ आ रहा है, यहाँ भी। अब हर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा रहता है, वो आप क्या बोलोगे, टारगेट प्रेशर बहुत था। आप उनको क्या ही ऐसा बोलोगे कि जिससे आप इस चीज़ को बता सको कि आपने बिना बताए क्यों छोड़ा। या आप इसका एक बहुत अच्छा मैं एक उदाहरण भी दे सकता हूँ कि आप क्या बोल सकते हो इंटरव्यू में, ठीक है, इतना तो भाई एक्सपीरियंस हो गया, बट कभी भी ये ना करें, दूसरी जो मैंने आपको बताई ना, ये कभी गलती ना करें, ऑलवेज रिमेंबर,
जब भी आप देते हैं, तो अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर रिजिग्नेशन प्रोसेस, ठीक है। वो चीज़, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, प्राइवेट बैंक में हो या किसी भी इंडस्ट्री में हो भाई। सबसे ज़्यादा जब अगर आप कितना भी छुपा रहे हो ना, तो जो आपका पीएफ अकाउंट होता है ना, ये सब कुछ बता देता है कि हाँ इतने टाइम, फिर वेरिफिकेशन कॉल और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आप हो जाओगे बाहर, जब आप नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे। अब रिज़ाइन करने के लिए देखिए, जब आप रिज़ाइन करें तो ट्राई कीजिए 6 मंथ हो जाए कंप्लीट, देयर आफ्टर यू विल बी एलिजिबल फॉर अनदर सेक्टर, ठीक है। 6 मंथ हो गए, आप रिज़ाइन कर दीजिए, बट आप प्रॉपर रिज़ाइन कर दीजिए। प्रॉपर रिज़ाइन में क्या क्या होता है, एक तो नोटिस पीरियड होता है, ठीक है। अब कुछ कैंडिडेट बोलते हैं सर नोटिस पीरियड, देखो नोटिस पीरियड 15 डेज से लेकर 90 डेज तक का हो सकता है, बिल्कुल 90 डेज, 3 मंथ तक का नोटिस पीरियड होता है कई बैंक में, कई एनबीएफसी में, कई सेक्टर्स में। और प्लस हो सकता है, बट माइनस नहीं होगा, इतना मुझे पता है। कहीं पे 15 डेज है, ठीक है, कहीं पे 19 है, और 19 है, कहीं 1 मंथ है, 2 मंथ है, कहीं 45 डेज है, डिपेंड ऑन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर, ऑर्गेनाइजेशन, बैंक, एनबीएफसी, एमएफआई। तो नोटिस पीरियड प्रॉपर सर्वाइव कीजिए, ठीक है। जब आप नोटिस पीरियड सर्वाइव करते हैं, ठीक है, और नोटिस पीरियड जब आप सर्वाइव करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ बेनिफिट क्या रहता है ना नोटिस पीरियड सर्वाइव करने के बाद। आपको सबसे बेस्ट है कि आपको एक तो रिलीविंग लेटर मिल जाएगा, ठीक है। और रिलीविंग लेटर जब आपको मिल जाएगा, एक तो ये बेस्ट पार्ट है। दूसरा आपके लिए ये बेस्ट रहने वाला है कि आप जब अगर अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया आपने, तो एक्सपीरियंस लेटर लेके जाएंगे आप, वेरी गुड। और एक चीज़ और है, इसके बाद आपका देखिए एक FNF होता है प्रोसेस, मैं आपको बता देता हूँ, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, ठीक है। अब ये सेटलमेंट कब होता है, ये सेटलमेंट का 20 डेज से लेकर हर ऑर्गेनाइजेशन को 45 डेज, जैसे मेरा 45 डेज का था ICICI बैंक जब मैंने रिज़ाइन किया था, बट मैंने प्रॉपर प्रोसेस किया था। अब 45 डेज में आपका जो भी सैलरी बचा हुआ है या कोई और अदर अमाउंट बचा हुआ है, वो सब आपके सैलरी अकाउंट में आ जाता है। तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट देखिए सैलरी अकाउंट में आ जाता है। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में बेस्ट पार्ट ये रहता है कि आपको एक मेल आता है, एक लिंक आएगा, ठीक है। इसमें आपका एलुमनी, ठीक है, एलुमनी लिंक होगा, जिससे आप अपने, जैसे मैं ICICI बैंक का एम्प्लॉय रहा हूँ ARM डिपार्टमेंट, तो अपना इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉय ID आज भी देख सकता हूँ, सब कुछ, ठीक है। सैलरी स्लिप डाउनलोड कर सकता हूँ, जितने लास्ट महीना काम किया था, रिलीविंग लेटर डाउनलोड कर सकता हूँ। तो एक बेनिफिट रहता है कि आपको एलुमनी लिंक आता है, या फिर मेल पे आपका लेटर आ जाता है और एक लिंक आता है, तो आप एक एलुमनी अकाउंट होते हो। अब इन केस आप सपोज कीजिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, आपने ICICI बैंक से, चलिए मैंने रिजाइन किया, अब मैंने प्रॉपर जब ये रिजिग्नेशन प्रोसेस किया, मैंने आफ्टर 1 ईयर किया, तो मेरा बेनिफिट है कि मैं एक एलुमनी भी हो गया उनका। दूसरी बात है, ठीक है, एलुमनी साइट पे मैं वेबसाइट पे जाके, ठीक है, अपनी पूरी इंफॉर्मेशन ट्रैक कर सकता हूँ, ठीक है। एक तो ये बेनिफिट है मुझे। दूसरा क्या बेनिफिट है, मैं भाई रीअप्लाई भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने, अब देखिए बेनिफिट क्या आ गया, जब आप प्रॉपर, जब नोटिस पीरियड सर्वाइव करते हैं, प्रॉपर जब रिज़ाइन करते हैं ना, ठीक है, प्रॉपर रिज़ाइन, तो आपको क्या क्या बेनिफिट होते हैं ये मैंने अभी आपको बताया था, एक बार और बता देता हूँ। प्रॉपर रिज़ाइन करने पर आप उस इंडस्ट्री में रीअप्लाई कर सकते हैं, मेल से रिक्वेस्ट करके, HR से रिक्वेस्ट करके, कोई भी प्रोफाइल पे। वहीं आपका एक जो होता है ना, मैंने बोला ना लिंक आएगा, जो कि एक वेबसाइट होती है, एक साइट होती है एलुमनी की, ठीक है, वेबसाइट इसकी एलुमनी। तो अब इसमें आप अपना पूरा इन्फॉर्मेशन ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है, आप दिखा सकते हैं रिलीविंग लेटर जब चाहें तब आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी सैलरी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं, तो वेरीफाइड एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं ना। तो ये बेस्ट पार्ट है प्रॉपर डिज़ाइन देने का। तो ये रहा, ठीक है। वहीं फुल ऑन फाइनल सेटलमेंट का भी बताया मैंने, 20 दिन से लेकर 45 दिन के बीच का रहता है, ठीक है। किसी किसी का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, इट विल बी डिपेंड ऑन सेक्टर, ऑर्गेनाइजेशन, बैंक, MFI, NBFC, ठीक है। बट बेनिफिट है कि प्रॉपर डिज़ाइन दें, ठीक है। अब कुछ कैंडिडेट पूछते हैं सर इतने डिज़ाइन क्यों डलते हैं, आप तो इतना वीडियोस बनाते हो, ठीक है, आपके कई जगह जान पहचान है, तो इतने डिज़ाइन क्यों डलते हैं, ठीक है, आप इंडस्ट्री में काम करते हो, रहते हो, तो आप, ठीक है। अब मैं देखिए सबसे पहला जो पॉइंट रखना चाहूँगा, थोड़ा सा, ठीक है, हाईलाइट करके ही बात करेंगे हम उस पॉइंट पे, क्योंकि डिज़ाइन डलने का सबसे बेस्ट, जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट रीज़न है, ठीक है, देखिए डिज़ाइन हमेशा बिहेवियर पे डलते हैं, ठीक है। दूसरा डिज़ाइन डलने का रीज़न है आपका
टारगेट्स, टारगेट्स प्लस प्रेशर। देखो अब बिहेवियर क्या होता है, अब जब जैसे आपका कोई आर ए या फिर टी एल है, वो आपके साथ मीटिंग हो, ठीक है, या फिर कुछ भी हो, वो कोई बिहेवियर अच्छा नहीं कर रहा है, अब हो सकता है आप एक मंथ अच्छे से सुने, हो सकता है आप कतई बेशरम बन जाए, फिर भी आप एक साल तक अच्छे से सुने, लेकिन आप फिर भी आप ट्राई कर रहे हो सेल्स करने का, आप बिजनेस करने का ट्राई कर रहे हो बैंक के लिए, ठीक है, बट फिर भी आपका, आपके जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी टी एल आपके बिल्कुल हैप्पी नहीं है, वो ऐसा दिखाते हैं कि तुम कोई काम ही नहीं कर रहे हो, अनहैप्पी दिखाते हैं, तो वो बिहेवियर बदलने लगते हैं अपना, वो आपको बार बार हरास करने लगेंगे, हरास इन द सेंस मेंटली हरासमेंट, ठीक है, कोई ऐसा नहीं हरास करने लगेंगे मेंटली। अब एक इंसान एज अ ह्यूमन बीइंग्स, हम एक इंसान है, हम एक लिमिट तक ही सूख सकते हैं, हर किसी की एक लिमिट तय होती है, जब आपके आर है आपके टी एल ये लिमिट क्रॉस कर देते हैं ना, चाहे वो फिर मेल एम्प्लॉय हो फीमेल एम्प्लॉय हो, तो ये लिमिट क्रॉस करते हैं ना, ये हमें मजबूर कर देती है रिज़ाइन करने पर। अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट में बता सकते हैं, रिज़ाइन का तो सबसे ज़्यादा तो बिहेवियर पे इफेक्ट करता है। दूसरा है टारगेट प्रेशर। अब सपोज कीजिए कि आपको 10 न्यू अकाउंट ओपन करने का टारगेट दे दिया कि भैया सेविंग अकाउंट करने हैं आपको, ठीक है, अब आपने 10 में से, चलिए मैंने बोला आपने 5 कर लिए, तो बैंक को तो +5 आए, फिर भी आपके आर ए आपके टी एल जो भी हैं, ठीक है, वो आपके टारगेट प्रेशर इतना दे रहे हैं कि आपने जब 5 कर दिए तो फिर आपका 10 की जगह अगले महीने बोलते हैं बेटा 15 करो, उनको पता है 10 तो कर ही देगा, नहीं करेगा तो फिर इसको बिहेवियर चेंज करके इसको सुनाओ, हरास करो, मेंटली प्रेशर टॉर्चर करो, ठीक है, तो जाके ये बंदा खुद फिर लास्ट में रिजाइन दे देगा, ठीक है। ये एक रिज़ाइन का सबसे बड़ा रीज़न रहता है कि टारगेट प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा, एम्प्लॉय की कैपेसिटी से ज़्यादा, उसकी एज से ज़्यादा, एज अ फ्रेशर अगर कोई जाता है ना, उसको बहुत टारगेट प्रेशर दिया जाता है, एक्सपीरियंस पर्सन पे तो रहता ही रहता है, एज अ फ्रेशर भी बहुत। तो अब जो नया बंदा है, नया कैंडिडेट है, वो एक लिमिट तक सुनता है, एक लिमिट तक टारगेट प्रेशर फेस कर पाता है, क्योंकि वो नया है इंडस्ट्री में, उसको उसके बारे में नहीं पता है। बट आजकल देखो कोई भी सेक्टर हो, सबको अपना ग्रोथ से मतलब है, आप मर रहे हो जी रहे हो, दे डोंट केयर अबाउट योर सेल्फ, वो अपने हमेशा अपने बारे में देखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, जब आपकी लिमिट पूरी क्रॉस हो जाती है, जैसे मैंने आपको बोला ना, तब आप रिज़ाइन दे देते हो। अब यहीं पे टारगेट प्रेशर में भी लिमिट जब क्रॉस हो जाती है तब भी आप रिज़ाइन दे देते हो। तो दूसरा टारगेट प्रेशर मैं मानता हूँ, टारगेट प्रेशर हो सकता है डिपार्टमेंट सेल्स का हो या फिर ऑपरेशन का हो, ठीक है, बट ये इश्यूज रहता ही रहता है, ओके, ऑलवेज रिमेंबर। तो ये सबसे ज़्यादा 2 केस हैं जो मैं बोलता हूँ कि बिहेवियर, जिसमें आपका बिहेवियर में आप काउंट कर लीजिए मेंटली हरासमेंट, मेंटली टॉर्चर एट ऑल, इस तरीके से। दूसरा टारगेट प्रेशर जो सेल्स या ऑपरेशन में है, बट बहुत बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर काम करते हैं एम्प्लॉयज़, इसीलिए ज़्यादा रिजाइन डालते हैं, अट्रेशन रेट हर साल हाई रहता है, बहुत कम मतलब लो रहता है। अब दूसरा रिज़ाइन का मैं आपको बताता हूँ क्या सीन रहता है। कुछ बैंक जो होते हैं बड़े ही तेज़ होते हैं उनके ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, अब आप बोलेंगे कैसे, वीडियो लंबी हो सकती है। अब मैं बताता हूँ, अब कुछ बैंक एक आरबीआई पॉलिसी के अंडर में काम करते हैं, यू नो वेरी वेल, तो जल्दी बोलो, फायर नहीं करते, नहीं निकालते। अब ज़बरदस्ती तो वो आपसे रिज़ाइन नहीं दिलवा सकते कि हाँ भाई अपने हाथ से पकड़ के रिज़ाइन डलवा दिया, नहीं, क्योंकि उनको पता है कि बंदा आरबीआई में कंप्लेन कर सकता है, आजकल बंदा लिंक्डइन पे कंप्लेन कर सकता है, ठीक है, और ट्विटर जो कि अब एक्स प्लेटफॉर्म है, इस पे कंप्लेन कर सकता है। और कुछ नहीं मिला तो हो सकता है कि कोर्ट में जाके केस कर दे हम लोगों पे, ठीक है, हरासमेंट का केस डाल दे। इसीलिए थोड़ा सा अब जो सेक्टर है ना, ये जो प्राइवेट सेक्टर है, माना इनके पास बहुत पैसा है, केस लड़ सकते हैं, बट फिर भी ये थोड़ा सा, हर कोई प्राइवेट सेक्टर में, हम 3 चीज़ों की बात कर रहे थे, बैंक्स, एनबीएफसी, एमएफआई, ये लोग थोड़ा सा आरबीआई के अंडर में काम करते हैं ना, तो ये डर के भी चलते हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि फाइन बहुत तगड़ा लगता है और कभी कभी बंद भी कर दिया जाता है। यू नो अबाउट पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ठीक है, बहुत सारे आए दिन एमएफआई बंद किए जाते हैं, एनबीएफसी बंद किए जाते हैं, तो थोड़ा सा डर रहता है, ठीक है। अब रिज़ाइन नहीं डालेगा कोई, ज़बरदस्ती तो रिज़ाइन कोई नहीं डलवा सकता, फायर जल्दी वो नहीं करते। अब उन्होंने सोच लिया कि हम फायर नहीं करते तो क्या, ट्रांसफ़र कर देते हैं उसका। अब ट्रांसफ़र पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, देखिए रिज़ाइन करने का एक इश्यू क्या रहता है, आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में समझ आएंगी। अब आप समझिए उन्होंने आपका ट्रांसफ़र कर दिया, अब भाई मैं हूँ नॉर्थ रीजन से, ठीक है, मैं नॉर्थ से हूँ हमारी इंडिया में,
ठीक है, हमारी कंट्री में बात करते हैं। अब मैं हूँ नॉर्थ से, मुझे भाई साउथ में ट्रांसफ़र दे दिया। अब आप बताइए, जब आप नॉर्थ में हैं तो आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं? मोस्टली हिंदी, लोकल लैंग्वेज, लिटिल बिट इंग्लिश। ठीक है। अब जब अब जैसे मैं यूपी का रहने वाला हूँ तो मुझे हिंदी ज़्यादा आती है, इंग्लिश कम आती है। कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ना कोई शर्म वाली बात है। ठीक है, प्राउड टू बी एन इंडियन। और भाई मुझे हिंदी आती है, ये मेरी मातृभाषा है, मुझे अच्छा लगता है बोलना। ठीक है, मेरी कम्युनिकेशन हिंदी में स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये अब मुझे हिंदी आती है। अब मुझे नॉर्थ से उन्होंने दिमाग लगाया कि यार ये बिल्कुल बिजनेस नहीं कर रहा, हम इसको फायर नहीं कर सकते, इससे ज़बरदस्ती रिजाइन नहीं दिलवा सकते। तो उन्होंने क्या करा, उठा के ट्रांसफ़र कर दिया। अब आपको मेल आता है ट्रांसफ़र का, आपको नॉर्थ की जगह साउथ में भेज दिया। साउथ लोकेशन में ज़्यादातर क्या होता है, उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज होती है, तमिल, मलयालम, ठीक है, इस तरीके से उनकी लोकल लैंग्वेज होती है। अब लोकल लैंग्वेज में, ठीक है, वो अपना कुछ भी, जैसे हम हिंदी बोलते हैं ज़्यादातर लोकल लैंग्वेज में हम, ठीक है, और नॉर्थ में। अब यहाँ पे इनकी अपनी लोकल लैंग्वेज होती है साउथ, ठीक है, साउथ की इंग्लिश। अब देखिए एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे बहुत लोगों को लगता है कि साउथ में इंग्लिश हमें आता है तो साउथ में हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं भाई साहब। साउथ में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ लोकल लैंग्वेज ही आती है, जिनको इंग्लिश के नाम पे जीरो बटा सन्नाटा है हम लोग। जैसे कि हम इंग्लिश के नाम पे नॉर्थ वाले जीरो बटा सन्नाटा हो जाते हैं, हम सिर्फ हिंदी अच्छे से बोल सकते हैं। ऐसे ही वहाँ के लोग भी तो हैं, तो भाई भारतीय ना, तो वहाँ के लोग अपनी लोकल लैंग्वेज को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो वो लोग इंग्लिश पे कम फोकस करते हैं। क्या ज़रूरत है? ठीक है, वो अपनी लैंग्वेज में खुश हैं, जैसे हम हिंदी में खुश हैं। तो अब आपको भेज दिया एक आपको भेज दिया साउथ में, वहाँ आपको लैंग्वेज समझ नहीं आई, तो यहाँ पे इश्यू क्या आया, ट्रांसफ़र किया, लैंग्वेज बैरियर का इश्यू आया। जब लैंग्वेज बैरियर का इश्यू आता है ना, तो अब वहाँ क्या करोगे? 3 दिन 4 दिन टिकोगे। जब आप मार्केट में, आपको भेज दिया सेल्स के लिए आपके मैनेजर ने कि भैया जा बेटा सेल्स कर जाके, ठीक है। अब वहाँ पे क्या हुआ, आप किसी से बात कर रहे हो, आप इंग्लिश में, हेलो सर माय नेम इज़ XYZ, आई एम वर्किंग इन दिस, बोलता है इल्ले, मतलब मुझ क्या बोल रहे हो? बोलता है सर यू नो इंग्लिश, नो 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 नो, यू नो हिंदी, नो 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 नो। तो वो भाई उनकी लोकल लैंग्वेज में आप कैसे बात करोगे? आप तो भाई नॉर्थ से हो ना, आपको आता ही नहीं है। ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या करोगे? 1 महीने वेट कर लोगे, 2 महीने, जब बिजनेस नहीं आएगा, प्रेशर आएगा और आपका भी दिमाग ख़राब हो गया, यार कहाँ फंस गया। तो तीसरा रहता है ट्रांसफ़र में रिज़ाइन का इश्यू, इट्स कॉल्ड लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, कल्चर में क्या है, देखो आपको फॉर्मल ड्रेस नॉर्थ में ही पहननी है, फॉर्मल वहाँ भी पहन सकते हो आप। ठीक है, बट लैंग्वेज बैरियर की वजह से आपको रिजाइन करना पड़ा ना, तो ट्रांसफ़र जो होता है ना, इसको हल्के मत लीजिए। ट्रांसफ़र एक बहुत बड़ा केस बनता है रिजाइन देने का। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ हिंदी से लेकर आपको साउथ में भेज दिया गया, आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है। इसीलिए तीसरा ये रिजाइन का रहता है, हर कोई नहीं बता पाता है। मैं प्रॉपर आपको बता रहा हूँ, वीडियो लंबी हो चुकी है, ठीक है, इसीलिए आप इसको जल्दी एंड करने वाले हैं। बट जो लास्ट तक देखते हैं ना, उनका बड़ा बेनिफिट रहता है, उनको पता चलता रहता है। तो अब आपको, ठीक है, इसीलिए रिजाइन सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। एक तो मेंटली हरासमेंट, सेल्स टारगेट प्रेशर, बिहेवियर और ट्रांसफ़र लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आपको जो मैंने बताया वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। क्या गलती नहीं करनी है? आपको बिना बताए कभी रिजाइन नहीं देना, डायरेक्ट बैंक को नहीं छोड़ना है, कोई भी सेक्टर को। प्रॉपर रिजाइन, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, नोटिस पीरियड सर्वाइव कीजिए और रिलीविंग लेटर लेके, एक्सपीरियंस लेटर लेके बाहर आइए, ताकि आप दूसरी इंडस्ट्री में जाएँ, वहाँ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में सब कुछ पास हो, अच्छा सैलरी हो और आप अपना फिर दोबारा अच्छे से करियर स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी तो आज का यही था टॉपिक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी इश्यू है, कोई क्वेरीज है तो कमेंट कीजिए, फ्री होऊंगा मैं तो ज़रूर रिप्लाई दूंगा। कुछ आप ऐड करना चाहते हो तो आप फील फ्री हैं, कमेंट में ऐड कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।